Radhe Radhe students, welcome to NS classes. Let us start once again quick revision of chapter number 3. यहाँ पे सिर्फ हम चैप्टर नंबर 3 की बात नहीं करेंगे, जो भी चैप्टर इसमें इंक्लूड हो सकते हैं क्विक रिवीजन के थ्रू आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देते हैं। लास्ट टाइम में जो भी रिवीजन किया होता है वो एग्जाम में जरूर रहता है, पेपर में ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और एक बार फिर आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत अच्छा पेपर आप अटेम्प्ट करके आना। ओके, चलिए यहाँ पे हम चैप्टर 3 की बात करें तो जो मैथ का चैप्टर नंबर 3 है वो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 है, पेयर का मींस यहाँ पे दो इक्वेशंस होंगी लीनियर पेयर की। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी जो बेसिक फॉर्म है वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2। इसमें जहां से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में हो चाहे 2 मार्क की फॉर्म में हो, ठीक है, वो कहां से आएगा, हमें यहाँ पे इन रेशियोज को कंपेयर करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। इन रेशियोज को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी या अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन किस टाइप की होगी। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 बट नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे a1 a2 b1 और b2, ठीक है, कोफिशिएंट है x और y के इक्वेशन 1 और 2 में। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है तो इस केस में हमारे पास है, जो अगर हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। टिप्स पे कर लेना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इसमें रहता ही रहता है। अगर हम यहाँ पे ये तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगी, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपको दो मेथड से ही करना है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड है अलजेब्रा में जो हम करेंगे यूज। ठीक है, तो वहां पे आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। क्लियर, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो ये दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों की जो लाइंस बनेगी वो कहीं ना कहीं क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। सेकंड रहता है हमारे पास, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। कहने का मतलब कि अगर तीनों रेशियोज इक्वल है तो इस केस में हमारे पास क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस की जगह क्या रहेगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब दोनों ही इक्वेशंस की एक ही लाइन बनेगी। इट्स मींस इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर। ओके, नाउ थर्ड, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन इन दिस केस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी क्या होगी, पैरेलल लाइंस जाएंगी दोनों इक्वेशन की, पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी वो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस जाएंगी। पैरेलल लाइन है इसका मतलब यहाँ पे नो सोल्यूशन रहेगा। क्लियर। क्लियर, यहाँ से किसी भी टाइप में आपका क्वेश्चन है जो पुट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट की बात करें तो इफ एटलीस्ट 1 जीरो, अगर कम से कम एक जीरो है, ठीक है ना, एक सोल्यूशन, सॉरी, अगर कम से कम एक सोल्यूशन है तो ऐसी जो है क्या बोला जाएगा उसको, ऐसे मेथड को क्या बोला जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। ऐसे सिस्टम को कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोला जाएगा। जिसमें कोई भी जो है सोल्यूशन नहीं है उसको क्या बोला जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर, जिसमें कम से कम एक सोल्यूशन है। देखिए यहाँ पे तो एक सोल्यूशन है, यहाँ पे तो बहुत सारे सोल्यूशन है, तो ऐसे सिस्टम को कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोला जाएगा। जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है ऐसे सिस्टम को इनकॉन्सिस्टेंट बोला जाएगा। जब आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो वो किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं, कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट को लेके बना सकते हैं, या पूछ सकते हैं बताइए इसमें यूनिक सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशंस है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी, किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो ये चीज तो आप टिप्स पे कर लो। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 3 है, जब इसमें हम अलजेब्रा के थ्रू से
इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो वहां पे हमको दो मेथड यूज करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, एग्जाम्पल की प्लेलिस्ट अलग है और जितनी भी मेन प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। तो वो आप जरूर देख लें एक बार, इससे आपका जो 5 मार्क का या जो भी 3 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चंस करते हैं। इफ 49x plus 51y equal to 499 एंड सेकंड इक्वेशन है 51x plus 49y equal to 501, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन क्यों चूज किया है, कई बार ये एग्जाम में रहता है, यहाँ पे आपको थोड़ा है ध्यान करना है। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो ही कोफिशिएंट यहाँ पे y का दे रखा है, और जहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो सेकंड इक्वेशन में x का दे रखा है। तो यहाँ पे सीधा आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करोगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा कि जो कोफिशिएंट्स होंगे एक्स वाई के दोनों इक्वेशन में इंटरचेंज होंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे हमारे पास दो अलग से इक्वेशंस हो बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके थ्रू हमें जो सॉल्व करेंगे, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लेना चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेना। देखिए पहले हम हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा, 9 1 10, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 100x। सिमिलरली ये भी 100y हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9 और 1 10, 1 कैरी हुआ, 9 1 10, और यहाँ पे 4 और 5 9 और 1 10। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन देखिए, ये 100x है, 100y है, 1000 है, तो पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर दें, 100 से, ताकि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाए। ये x रह जाएगा, यहाँ पे y रह जाएगा, 100 में 2 0 कैंसिल, क्या रह जाएगी 10। तो ये इक्वेशन थर्ड लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए पहले दोनों इक्वेशन को ऐड किया, अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि इसी टाइप की एक इक्वेशन और फॉर्म हो जाए। तो 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। ठीक है, और यहाँ पे 49x प्लस 51y इक्वल टू 499। जरूरी नहीं है आपको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करनी है, इक्वेशन 1 में से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो ये नीचे वाली टर्म्स हैं इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तीनों टर्म पॉजिटिव थी तो तीनों क्या होगी, नेगेटिव। अब 51 में 49 माइनस करेंगे तो 2x। ठीक है, 51 में 49 माइनस करेंगे तो माइनस का 2y, क्योंकि इस बार नेगेटिव टर्म ग्रेटर है पॉजिटिव टर्म से, क्लियर। और यहाँ पे 11 में 9 गए 2। ठीक है, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में 9 गया 0, यहाँ पे 4 रह गया, ओनली 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन का कॉमन फैक्टर 2 है, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दे, 2 से। तो ये क्या रह गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 4। देखिए अब ये दोनों इक्वेशन कितनी इजी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। ठीक है, दोनों मेथड से ही हो जाएगा। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड है, ये फोर्थ है। इन इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो ये प्लस माइनस वाई कैंसिल, यहाँ पे रह गया 2x, और ये 10 और 1 11। तो x की वैल्यू तो बच्चों आ गई हमारे पास 11/2, क्लियर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, चाहे तो इस इक्वेशन में फिल कर दो चाहे इस इक्वेशन में फिल कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं हम x की वैल्यू 11 क्या ये 2। ठीक है, प्लस y इक्वल टू 10। यहाँ पे हमने x की जगह क्या फिल कर दिया, 11/2 प्लस y इक्वल टू 10। ठीक है, लिख देना अगर आपका रिटर्न में आता है क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे ये 10 है, ये वाली टर्म इधर जाके क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हम 2 एलसीएम लेंगे, तो ये 2 10 जा 20 माइनस 11 रह जाएगा, और यहाँ पे 9/2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 9/2, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11/2। इज इट क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ध्यान में रखना। अगर x y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इंटरचेंज है तो हम यही वाला मेथड यूज करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इज इनकॉन्सिस्टेंट। जब हमने वीडियो स्टार्ट की तो मैंने आपको कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम समझाया।
कंसिस्टेंट सिस्टम होगा जिसमें एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट जिसमें नो सोल्यूशन था। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस टाइप में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब देखिए हमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3 और यहाँ पे दे रखी है 5x प्लस ky प्लस 7। देखिए इसे एज इट कंपेयर मत कर देना, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड दे रखी है, इधर कांस्टेंट टर्म किधर दे रखी है आपको, लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों को आपको एक साइड करना है कांस्टेंट टर्म को, चाहे तो आप कर लो इसको लेफ्ट हैंड साइड या फिर दोनों को करो राइट हैंड साइड, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चाहे तो आप इसको इधर कर लो, ये -3 हो जाएगा, या दोनों में से, ठीक है, या फिर इसको +7 को उधर कर लो, ये -7 हो जाएगा। तो आप कोई भी चेंज कर लो। यहाँ पे x प्लस 2y है, इक्वल में 3 है, तो इक्वल की जगह इसको हम इधर वाली साइड ले आते हैं, लेफ्ट वाली साइड, तो ये -3 हो गया, इक्वल में क्या रहेगा, 0। क्लियर। अब कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और a2 की क्या है 5। यहाँ पे 1/5 आ गया। b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है k, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, और c2 की वैल्यू क्या है 7। फाइंड क्या करना है हमें, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k1 जा k और 5 2 जा 10, k की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 10 रहेगी। क्लियर ये बात। चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका इनकॉन्सिस्टेंट या कॉन्सिस्टेंट किसी भी वे से पूछ सकता है। अब देखिए, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस x प्लस वाई इक्वल टू √2 एंड x साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इक्वल टू 1 हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, इसमें हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में ऐसे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में से आ गया, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी यहाँ पे यूज होने वाला है और कुछ हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस वाला भी मेथड यूज करेंगे, क्योंकि उसने हमसे क्या कहा है, मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए। मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। ठीक है, इस केस में क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन मीन्स दोनों जो इक्वेशंस हैं उनकी एक ही लाइन बनेगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम इसी इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा अपॉन में 1, ठीक है, इसे a1 लेट कर लेते हैं, a1 अपॉन a2, ठीक है। तो ये साइन थीटा, a1 की वैल्यू साइन थीटा और a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। क्लियर। इक्वल टू b1, b1 की वैल्यू cos थीटा और b2 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, cos थीटा अपॉन 1, ठीक है। c1 की वैल्यू क्या है 1 और c2 की वैल्यू √2। क्लियर। इट्स मीन्स क्या हुआ कि जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू भी 1 अपॉन √2 है, कोस थीटा की वैल्यू भी 1 अपॉन √2 है। तो जब आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया, टेबल बनाया, तो मैंने आपको कहा था कि जो साइन 45 डिग्री होता है या कोस 45 डिग्री है, दोनों की वहां पे वैल्यू सेम है 1 अपॉन √2। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी वैल्यू थीटा की क्या आ गई, फिर हमारे पास 45 डिग्री आ गई, क्योंकि जो साइन 45 डिग्री होगा वहां पे वैल्यू उसकी क्या रहती है 1/2। सिमिलरली कोस 1 अपॉन √2, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो थीटा की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या आ गई, थीटा 45। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। सबसे पहले देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकती हैं, जितनी डिग्री होती हैं उतनी ही उसकी जीरोस होती हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी कोई सिंगल जीरो ही ना हो। ठीक है, तो जो है आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे तो हमने 2 मेथड यूज करने हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या मेथड है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac
अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करें, नेचर ऑफ रूट्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, नेचर ऑफ रूट्स की बात करने से पहले डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये चीजें आपको सब ध्यान में रखनी है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स यहीं से हमें पता चलेगा कि अगर आपकी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, ठीक है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, मीन्स 1 2 3 4 कहीं तक भी, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं अनइक्वल, ठीक है, रूट्स होंगे। क्लियर। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, मीन्स 0 आ जाती है, तो इस केस में टू रियल, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, टू रियल आएगा स्टूडेंट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d इक्वल टू 0 है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, ठीक है, इक्वल रूट्स। क्लियर। बट अगर d लेस देन 0 है तो इस केस में नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए कि इफ d ग्रेटर देन 0 है देन टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, ठीक है। अगर d 0 के इक्वल है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, d लेस देन 0 है तो कोई भी इक्वल रूट नहीं होगा, ठीक है। ये आपको चीज टिप्स पे रखनी है क्योंकि इसमें आपका एमसीक्यू भी पुट हो सकता है या 2 मार्क का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। अच्छा, जो हमने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा इसको हम माइनस बी प्लस माइनस रूट डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रूट डी की ही वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही रहेगा, दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट की बात की गई है और नेचर ऑफ रूट्स की बात की गई है, ठीक है। यहाँ से तो आपका है जो वर्ड प्रॉब्लम को लेके लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा और यहाँ पे 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा, ओके। फ्रेंड्स, चैप्टर 4 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें ये रूट दे रखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x की वैल्यू दे रखी है, तो हम x की जगह 1 अपॉन रूट 3 फिल कर देते हैं ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर है तो मीन्स 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कर दे प्लस रूट 3 माइनस रूट 2, एक्स की वैल्यू क्या फिल कर दे 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 अपॉन रूट 3 को 1 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाए 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 अपॉन 3 के बन गया, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन रूट 3 को जब रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1 क्योंकि प्लस साइन है, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे रूट 3, ठीक है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन रूट 3 को। आगे है माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 1 तो हो गया कैंसल। अब बचा 1 अपॉन 3 के, ठीक है, ये माइनस की टर्म है, उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3, तो k की वैल्यू देखिए हमारे पास रूट 2 अपॉन रूट 3, ये 3 उधर जाके रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। ये रूट 3 से जब 3 कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास रूट 3, रूट 3 मीन्स हाफ 3 एक तरह का, जब फुल 3 से कैंसिल करेंगे तो हाफ 3 रह जाएगा, ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे k की वैल्यू जब रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई रूट 6 आ गई। क्लियर। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, जिसमें हम मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे। कंडीशन क्या रहती है कि अगर दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं तो उनकी एडिशन मिडिल टर्म के इक्वल ही होनी चाहिए, मीन्स 3x आना चाहिए। अगर इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, मीन्स माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको करते कैसे हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसके हम फैक्टर देख लेते हैं, जैसे 1 10 जार 10, तो यहाँ पे तो हमें 3 चाहिए, 10 और 1 से कुछ भी नहीं बन रहा, और 2 5 जार 10, तो अगर हम 5 में से 2 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में 2x माइनस कर दो, ठीक है,
देखिए 5x में 2x माइनस करेंगे तो प्लस का 3x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 10x² और हमें माइनस का ही 10x² चाहिए। बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड इन दिस केस। नाउ वी ग्रुपिंग द टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स। ठीक है, इन दोनों टर्म्स के पास तो x कॉमन है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या रह गया +5, और इन दोनों टर्म्स के पास -2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस की हो जाएंगी। यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे +5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x +5 कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा x और -2। अच्छा, ये चीज आपकी इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल, x+5 यहाँ पे प्लस माइनस को लेके भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं जो आपने टर्म्स सप्लीट की है वहां पे आप गड़बड़ कर चुके हो क्वेश्चन में, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया, रूट्स पूछा गया। अब देखिए x इक्वल में 0 था हमारे पास। ठीक है, इक्वल में क्या है, 0 है, तो x +5 को 0 के इक्वल ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये +5 इधर जाके क्या हो गया -5, और एक 0 क्या होगी, x -2 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गई, एक x की वैल्यू 2 आ गई रूट की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में करनी है, अगर आपकी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो तीनों ही टर्म्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, ax² + bx + c = 0 है, तो जो जीरोस आएंगी, जो रूट्स आएंगे वो दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव, मीन्स जो भी वैल्यू आएगी, जैसे ये नेगेटिव की आई है तो ये वैल्यू ही नेगेटिव आएगी अगर ये तीनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं। ठीक है, मान लीजिए ax² बीच वाली मिडिल टर्म अगर नेगेटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगी, दोनों जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, आपके पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अगर आपकी जो लास्ट टर्म है ये नेगेटिव है, ax² + bx - c, जैसे कि इस केस में, तो एक जो है 0 या एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक रूट क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव। ठीक है, और इस केस में दोनों ही क्या आ रहे हैं हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है, दोनों रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं, और इस केस में जब मिडिल टर्म नेगेटिव होती है तो दोनों रूट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है। क्लियर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इजी सा है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है गिवन इक्वेशन का। डिस्क्रिमिनेंट मींस डी की वैल्यू आपको क्या बताई, b² - 4ac। ठीक है, b का मींस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3। क्लियर, तो 5 5 जा 25, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 49 आ गई। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेंट ही पूछा है, ऐसा ही क्वेश्चन दे के बता सकता है, ऑप्शन दे सकता है कि बताइए इसके डिस्टिंक्ट रूट है, रियल डिस्टिंक्ट रूट है, या फिर इक्वल रूट्स हैं इसके, या फिर नो रियल रूट्स। ठीक है, इस टाइप के भी ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा d > 0 आया है, तो इस केस में हमारे पास 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। क्लियर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 4th चैप्टर के बाद 13 चैप्टर का जो है ऐड किया है इस वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूला को स्किप ही कर जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है, और क्वेश्चन जरूर रहता है इससे रिलेटेड पेपर में। क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, देखिए इंपीरिकल फॉर्मूला है जो हमें तीनों जो मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन मीडियन मोड, उनका रिलेशन बताता है। ठीक है, तो वो रिलेशन है क्या इंपेरिकल फॉर्मूला में, वो रिलेशन है हमारे पास 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, देखिए आपके पास यहाँ पे 3 मेजर्स है, मीडियन है, मोड है और मीन है, तो तीनों में से कोई 2 वैल्यूज आपको गिवन होंगी। ठीक है, चाहे मोड और मीन दे रखा हो, आपको मीडियन फाइंड आउट करना हो, या मीडियन और मोड दे रखा हो, मीन, कोई भी 2 वैल्यूज गिवन होंगी, तो आपको थर्ड वैल्यू है जो इन वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करके थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मीन एंड मीडियन ऑफ अ स्टैटिकल डाटा आर 21 एंड 3, हमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है और मीडियन दे रखा है, पता क्या करना है, हमें मोड पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मीडियन की वैल्यू क्या है हमारे पास 23, तो यहाँ पे 3 × 23 कर दे, मोड हमने फाइंड आउट करना है,
प्लस 2 मीन, मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 21 है, ठीक है, तो 2 इंटू 21 क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इक्वल टू मोड प्लस यहाँ पे 21 2 जा 42, तो ये 42 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मोड की वैल्यू हमारे पास 69 माइनस 42, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई 27 आ गई। क्लियर, बिल्कुल इजी सा है, पर मोस्टली बच्चे इस फॉर्मूला को स्किप कर जाते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला गिवन है तो ये आपको करके जाना है। इसके अलावा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे मीडियन का है चाहे मोड का है, वो भी आप टिप्स पे कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एक तो क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, उसमें चाहे वो मीन का है चाहे मीडियन का है चाहे मोड का है, उसमें मीन मीडियन मोड की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर।